हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एसएसटी की वर्कशीट नंबर 20 और डेट है 7 दिसंबर। और हमारा जो चैप्टर है वो है जब जनता बगावत करती है और इसका टॉपिक है नीतियाँ और लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नवाबों की छिनती सत्ता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की जो ताकत थी, यानी कि जो राजा थे और नवाब थे उनकी ताकत वो छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे, यानी कि धीरे धीरे उनकी जो सत्ता थी वो सब घटती जा रही थी। और उनसे बहुत सारे जहाँ पर वो राजस्व इकट्ठा करते थे, कर लेते थे, वो भी इलाके उनसे छीनते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने कहा कि मेरे पति के अगर उनके पति की मृत्यु जाती है तो उसके बाद जो है उनके गोद लिया जो बेटा है उसको वो राजा बनाए। और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे वो भी चाहते थे कि उनके जो पुत्र है नाना साहेब जो थे पेशवा बाजीराव के पुत्र, उन्होंने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो अब उनको जो है मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, यानी कि करने से मना कर दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासक ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। अवध को उन्होंने अपनी रियासत में कैसे मिलाया था? उन्होंने ये बोला था कि इसका शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए हमें अपने अंडर लेना पड़ेगा इसका शासन को ठीक से चलाने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने उसको हथिया लिया था। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया था और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। यानी कि कंपनी ने ये योजना भी बना ली थी कि किस तरह से मुग़लों को भी जो है पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। और जब बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद बादशाह का जो परिवार है उसको लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा, केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। मतलब उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि जब बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद उनके किसी भी पुत्र को, बेटे को आगे जो है कोई भी सत्ता नहीं दी जाएगी। मतलब उनको जो है बादशाह नहीं बनाएंगे, सिर्फ राजकुमार की उपाधि दे देंगे और शासन हम ही लोग चलाएंगे। ठीक है। अब अगला टॉपिक है किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त और तरीक़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो उनसे टैक्स लिया जा रहा था, भारी लगान लिया जा रहा था। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। मतलब जो जमींदार से वो कर्जा लेते थे उसको भी लौटा नहीं पा रहे थे क्योंकि उन पर और ज़्यादा लगान पड़ता जा रहा था। तो इसके कारण उनकी जो पुरानी पीढ़ियाँ थी वो ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने जो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें थीं उनके कारण वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे और कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस ज़माने में बहुत सारे लोग जो थे वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जो जाति है वो भ्रष्ट हो जाएंगे। जब वे सिपाहियों को कंपनी की ओर से 1824 लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में
ऐतराज़ नहीं था, सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। मतलब वो उनको जो है समुद्र के रास्ते से ले जाना चाहते थे, लेकिन वो इसके खिलाफ थे, इस वजह से उन्हें सज़ा दी गई। 1856 में कंपनी ने एक नए कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी को सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गाँवों के हालात से भी बहुत परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गाँव को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। मतलब उन पर जो सारी चीज़ें थोपी जा रही थी, इस वजह से किसान और सिपाही जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब है सुधारों पर प्रतिक्रिया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया और 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया। ये कानून क्या था कि इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। मतलब उन्होंने ये कानून निकाला कि कोई भी व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को अपनाएगा तो वो जो है उसकी पुरखों की संपत्ति उसके पास रहेगी। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जो जीवन शैली है उसको नष्ट कर रहे हैं, यानी कि उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी। तो पहला क्वेश्चन, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घट रही थी? क्योंकि स्थानीय शासकों की सेनाओं को भंग कर दिया गया था। स्थानीय शासकों के दरबार में रेजिडेंट नियुक्त किए गए। स्थानीय शासकों के कर इकट्ठा करने संबंधी अधिकार भी छीन लिए गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? उन्होंने क्या किया था? जो मुग़ल बादशाह थे उनके द्वारा जारी सिक्कों पर उनका नाम हटा दिया। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को लाल किले से बाहर भेज दिया गया और कंपनी ने मुग़ल बादशाह जो बहादुर शाह जफ़र थे उनके बाद किसी और को बादशाह घोषित करने से मना कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? अभी हमने पढ़ा था ये वाला टॉपिक, सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे। कंपनी शासन के दौरान कर बहुत अधिक थे, यानी कि जो टैक्स थे वो बहुत अधिक थे। आमतौर पर कंपनी के कर्मचारी किसानों के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। भारतीय सैनिकों का वेतन अंग्रेजी सैनिकों से कम था। भारतीय सैनिकों को योग्य होने पर भी प्रमोशन नहीं दिया जाता था और भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को भी आहत किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? तो अंग्रेज़ों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की खुली छूट दे रखी थी। अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह के लिए कानून बनाए। भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी भाषा का प्रचार किया गया। इन सब बातों से भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चारों क्वेश्चन। तो ये है हमारी वर्कशीट आज की जो कंप्लीट होती है।